हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आपको हमने पढ़ाया था कि इसके पहले परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके बाद और अच्छे से हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण को वो भी पढ़ चुके थे कि दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी, इससे हम संबंधित परिभाषाएं पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। आइए उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, अब हमें क्या है कि दूरियां मापने के चिन्ह परिपाटी नियम है। दूरियां मापने के चिन्ह परिपाटी नियम सबसे आसान है, लेकिन इसी से हम क्या करेंगे, ये आपके पेपर में आएगा नहीं कि आपके पेपर में आएगा, बट आपको जरूरी है इसको जानना, क्योंकि आगे इसी की जानकारियों को यूज करके आगे हम डेरिवेशन को क्या करें, फाइंड करेंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहला नियम है, आसान सा है। कह रहा है दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। तो कोई भी हो, जैसे ये दर्पण मिल गया तो हमेशा प्रकाश किरणें किधर से डालोगे, बाएं साइड से। यही तो बायां होगा, क्योंकि ये दायां है और ये दायां है और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो अगर बायां है तो प्रकाश किरणें कहाँ से डाली गए, हमेशा बाएं साइड से डाली जाएंगी। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी। तो अभी हमने बताया था दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये यहाँ पे होता है। अगर दर्पण का ध्रुव ये है तो समस्त दूरियां आप कहाँ से मापोगे, यहीं से मापा जाएगा। तो इसमें कह रहा है सभी दूरियां, तो चाहे वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, सभी दूरियों को हम किससे मापते हैं, पी से मापते हैं, अर्थात ध्रुव से मापते हैं। फिर कह रहा वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती है वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। और दूसरा भी पढ़ लो, वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ दी जाती है। आपतित किरण का मतलब हो जाएगा, जैसे कि हमने मान लिया कि प्रकाश किरणें थी, अब प्रकाश किरणों को इसमें डाला गया ऐसे, ये दर्पण हो गया। तो हमेशा प्रकाश किरणें किधर से मापी जाएंगी, लेफ्ट साइड में। तो प्रकाश की किरण इस दिशा से आ रही है, तो अगर आप आपतित किरण की दिशा में दूरियां माप रहे हो, मतलब दूरियां यहां से मापी जाएगी, तो P से अगर राइट साइड में जाओगे तो आपतित किरण की दिशा में दूरियां नापी जाती हैं धनात्मक चिन्ह के साथ। यानी आप इधर की ओर P से मापोगे तो जब इसके दाएं साइड जाओगे तो ये पॉजिटिव निशान ले लोगे, और जब P के निगेटिव साइड जाओगे तो ये निगेटिव निशान ले लोगे। यही इसमें कह रहा है। और सिंपल सा आप पढ़े थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको अगर प्लस एक्स मान लो, इसको एक्स डैश मान लो, और यहाँ से एक रेखा खींच दे, सीधा है ये, इससे होकर चली जाए, इसको y मान लो और ये y डैश मान लो। तो आप पढ़े थे एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड निगेटिव, वाई एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, ऊपर चलते हैं, और इधर चलते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। सेम वही रूल अप्लाई होगा, जब आप P से पॉजिटिव राइट साइड लिखो दूरिया कभी भी ध्रुव से तो पॉजिटिव, और जब P से लेफ्ट साइड लोगे तो हमेशा निगेटिव, क्योंकि हम बाएं साइड चल रहे हैं। ये कह रहा है आपत्ति, जब प्रकाश इधर जा रहा है तो इधर जाएगा तो हमेशा दूरियां धनात्मक लोगे, और P से बाएं साइड हमेशा दूरियां क्या ऋणात्मक होगी। P को आपको क्या मान लेना, मूल बिंदु मान लेना। फिर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक, यही तो बता। अगर वाई एक्सिस ऊपर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये धनात्मक, और नीचे की ओर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव। यानी प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो धनात्मक लोगे, अगर उल्टा बनता है तो ऋणात्मक लोगे। और अगर वस्तु हो गए, ये दाएं साइड पे जा रही है तो पॉजिटिव, और बाएं साइड P से जा रहा है तो निगेटिव। बस इतना है, आपको समझ में आ चुका, बस इसको समझना ही था, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछा जाता। बस इससे जो हमें डेरिवेशन फाइंड करना होता है या क्वेश्चन सॉल्व करना होता वो करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर अब हम पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण से फोकस दूरी तथा दर्पण के वस्तु प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध, यानी फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में संबंध। संबंध का मतलब सिंपल सा है, U, B, F में संबंध। इसी में हमें क्या पढ़ना है कि संबंध पढ़ना है, कि U V F में संबंध। तो U का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे पीछे, कि U को जो बोलते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और बताइए बी को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं,
प्रतिबिंब की दूरी, और एफ को क्या बोलते हैं, पीछे बताए थे अभी, फोकस दूरी। एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी यू को वस्तु की दूरी, बी को प्रतिबिंब की दूरी, और एफ को फोकस दूरी। ये इतना चीज बोलते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमें मिलेगा, तो हमें ये अवतल दर्पण के लिए सूत्र और उत्तल दर्पण के लिए तो आपने एक फार्मूला क्लास 10th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही सूत्र का हमें क्या करना है, निगमन करना है, यानी सूत्र को प्राप्त करना है। पिछले क्लास में आपने केवल इतना पढ़ा था कि हाथ कोई दर्पण हो, इसका सूत्र होता है 1/f प्लस 1/b बराबर 1/f, ऐसा कोई भी मिल जाए तो ये सूत्र होता है। तो आज वही चीज़ हमने पढ़ लिया कि इसका सूत्र है, लेकिन इसको जो पढ़ना है वो डेरिवेशन करना है। तो आइए हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए इसको समझते हैं और डेरिवेशन करते हैं। ये है, इसका फिगर पहले से बना के रखा है। इस फिगर के आधार पे हमें क्या कर देना है, आसानी से इसको सूत्र को प्राप्त कर लेना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले लिखा अवतल दर्पण के लिए सूत्र। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का मतलब हो जाएगा यही सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी सूत्र का हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो एक फिगर है, इसी फिगर को समझते हैं और इसी फिगर से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये कौन सा दर्पण, देखो बाहरी वाले पृष्ठ पर दिया गया है, इसमें पॉलिश की गई, यानी जिसकी तरफ ऐसे लाइनें खींची जाए वो पॉलिश की गई होते। तो बाहर की पृष्ठ पे पॉलिश की गई और अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो रहा है, इसलिए कौन सा दर्पण, आप कहोगे कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है ये। अब इसमें देखो वस्तु कहाँ है, ये ओ डैश वस्तु है। तो हम मान लेते हैं कि M1, देखो M1 ऐसे थोड़ा सी परिभाषा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पर क्या है। तो एक फिगर लिखा हुआ है, माना कि M1 M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर और इसका ध्रुव क्या है, इसका ध्रुव, इसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण क्या है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, ये पहले ही बताया गया था। अब इस पे देखो, एक वस्तु क्या है, इसके मुख्य अक्ष पर, यही तो बताए थे, CP से होकर जाने यानी C और P से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, वस्तु ओ डैश है कि नहीं, देखो ये वस्तु ओ डैश है। अब देखो यहां पर, तो प्रतिबिंब जब इसके द्वारा बन रहा है कि ये वस्तु ओ डैश है, तो यहां से ओ डैश से एक किरणें निकली जो जाके दर्पण से, यानी इस अवतल दर्पण से परावर्तित होकर ये एफ से चली गई। दूसरी किरणें क्या है, ओ से जा रही तो सी से होकर ऐसे बी में पुनः ऊपर दिशा। तो ये देखो अवतल दर्पण द्वारा, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जहां पर ये दोनों किरणें मिलती आई पर। तो लिख देंगे वस्तु ओ डैश का अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक, क्योंकि डॉटेड लाइनें नहीं है, जब डॉटेड लाइनें नहीं होते तो हमेशा वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आई डैश बनता है। बस आपको ये लिखना। अब कैसे,
तो ओ से डैश से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी है ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से को पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। ये दोनों किरणें परावर्तित होकर बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। बिंदु आई डैश पर बिंदु ओ डैश का प्रतिबिंब बनता है और इससे हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के साथ आई डैश लंब खींचते हैं। तो इसका तो इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना, बस इतना लिख दीजिए, आसानी से आ जाए, क्योंकि सूत्र प्राप्त करना है। तो आपको इसमें समझ में आ चुका। अब इससे क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं। जैसे ए एन एक इस पर क्या किया, जब यहाँ से किरणें आई तो एक लंब खींच दिए। अब हमें ये समझ में आ गया। अब इसी के द्वारा हमें क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो पिछले भी क्लास 10th में आप मैथ पढ़ के आए थे कि समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में आपको बताया गया अगर उसके कोण बराबर होते हैं तो कोण बराबर भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो उसी के आधार यानी समरूप त्रिभुज के आधार पर हम ले लें कि समकोणिक है या समरूप है। चलिए हम ले लेते हैं फिर त्रिभुज। अब देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ओ डैश और यहां पर क्या लिखा हुआ है सी, तथा त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसके सामने वाला त्रिभुज देखो यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में ये क्या हो, बराबर हो गए। तो एक दूसरे को त्रिभुज आई डैश सी में, या ये समकोणिक है, ऐसे भी लिख सकते हो, समकोणिक है, समकोणिक है। अगर ये समकोणिक है तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए भुजाओं का, ये आप ध्यान से देखो, ओ डैश है, अगर हम ले लेते हैं ओ डैश, इसका खड़ी भुजा लिए सामने का, तो इसकी खड़ी भुजा आई डैश हो जाएगा। अब आपको ये क्रॉस वाली भुजा से कोई मतलब नहीं, यहां से ले ली तो ये क्या होगा सी ओ बट, और इसके बाद इसमें जब लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बटे आई सी हो जाएगा। देखो ये यहां से यहां तक सी आई डैश लिए, तो आई डैश सी लिए, तो यहां से यहां तक आई, इसकी पड़ी भुजा तो इसकी भी पड़ी भुजा, तो सी ओ, और इसको क्या लिख सकते हैं आई सी ले लिए। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये लेफ्ट साइड त्रिभुज हो गया। फिर एक त्रिभुज यहां बन रहा है, एक त्रिभुज यहां बन रहा है, इन दोनों त्रिभुज को पुनः ले लीजिए। और इसके बाद ले लेंगे त्रिभुज, देखो ए एन एफ तथा आई डैश एफ में, त्रिभुज ए एन एफ और त्रिभुज आई डैश एफ, ये भी क्या है, समकोणिक है। जब ये समकोणिक है तो आप क्या कर दीजिए, ये समकोणिक है, अगर ये समकोणिक है तो इनमें भी सेम वही चीज करना है, इनके भुजाओं का अनुपात। तो आप देखो ए एन हो जाएगा और बटे आई डैश, क्योंकि ये खड़ी भुजा, तो सेम उसी प्रकार ए एन बटे कितना आई डैश बराबर, फिर आगे बढ़ते हैं तो खड़ी भुजा ले लिए, ये इसका और इसका दोनों खड़ी, अब पड़ी भुजा, तो हम क्या लिख सकते हैं एन एफ बटे एफ आई, क्योंकि ये यहाँ से ए एन एफ में एन एफ है और इसके बाद एफ आई, ये इसका हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एन एफ बटा कितना, एन एफ बटे ये हो जाएगा एफ आई, एफ आई ये होगा। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे, ओ डैश एफ मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे, तो ओ डैश ओ यानी ओ डैश ओ या ओ डैश ए एन के आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। ओ डैश ओ और इसके बाद ए एन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो यहां से देखो ये समांतर रेखाएं चली आई, तो ए एन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि परंतु ए एन बराबर ये हो जाएगा ओ डैश हो जाएगा। तो चलिए ये वैल्यू रख दीजिए, जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाए ओ डैश बटे आई डैश बराबर एन एफ बटे एफ आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट ओ डैश बटे आई ओ डैश आई डैश, ये लेफ्ट साइड बराबर है, तो रूल कहता है अगर लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अगर 2 से देखते हैं तो 2 से देखोगे कितना हो जाएगा, जब अब कहा लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ सी ओ बटा क्या लिख सकते हैं, सी ओ बटा आई सी बराबर एन एफ बटे कितना हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा।
अब एक चीज और ध्यान दो, अगर ये कह दिया जाए कि दर्पण का द्वारक, इसको बताए थे M1 M2 क्या होता है, दर्पण का द्वारक है। अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो आप देखोगे इससे यहाँ पर ये AN है, तो ये प्रकाश जो किरणें होंगी थोड़ा और इसके पास में आएंगी, जैसे ये है तो इसको और थोड़ा पास में आएंगी यहाँ पे। और ये किरणें कैसे, अगर छोटा होगा तो A अगर पास में आ जाए तो ये देखो और समीप पे आ जाएगा। जैसे सिंपल सा है, अगर कोई है यहाँ तक हमने कहा था, अगर दर्पण का छोटा हो जाए यहाँ तक हो जाए तो आप देखोगे ऐसे आएगा तो और ये पास आ गया, ये और पास आ जाएगा, तो N जो होगा वो P के समीप आ जाएगा, तो N P के समीप आ जाएगा। तो इनको क्या करें, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो क्या होगा कि इस स्थिति में यहां पर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु N जो होगा P के अति समीप होगा। जब छोटा हो जाएगा तो A ऊपर है, तो ये बिंदु P जो होगा N के, ये N जो होगा बिंदु P के, दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु N P के अति समीप होगा। तो हम लिख सकते हैं, या तब, तो यहां पर देखो NF बराबर क्या हो जाएगा, NF बराबर PF। क्यों, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, इसीलिए इसको हम PF कर देते हैं। तो इसमें रखिए, तब देखो अब इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना दिखेगा, तो ये हो जाएगा CO बटा IC और बटे PF बटे कितना FI, ये हो जाएगा। अब आपको दूरियां मापने के चिन्ह परिपाटी नियम बताएं, उसी से तो बताया गया था, उसी नियम का प्रयोग, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के साथ मापी जाती है, कोई भी दूरी हुई दर्पण के ध्रुव के साथ मापी जाती है। तो चलिए हम इसको दर्पण के ध्रुव के साथ मापते हैं, ये दूरियां हैं इसमें, तो इस दूरी को साथ में रख लेते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो दर्पण की दूरियां जो है वो ध्रुव के साथ मापी जाती है। तो इस फिगर को अगर हम कर लें, इसको अलग कर लें, एक सेकंड, चलिए ऐसे लिखा रहता है, लेकिन दर्पण जो है इस फिगर को थोड़ा सा पास में लेके चले जाते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, बाद में मिला के रख देंगे। तो चलो देखो, क्योंकि बार बार छोटा करने का मतलब हो जाएगा। देखिए अब फिगर आपके सामने है, इस फिगर की सहायता से ही करते हैं, क्योंकि ये फिगर पास होने पे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। अब ये कहा गया कि अगर इसमें सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के साथ मापी जाती है, यानी जितनी दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के साथ मापी जाती है। चलिए ध्रुव कहाँ है, यहाँ पे ये P है, तो देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ CO, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है, OC या CO तक है, लेकिन P मापा गया नहीं, मापा गया। तो आप देखो अगर हम PO यहाँ से यहाँ तक ले लें, अगर हम ले लें PO, अब PO यहाँ से ले लिया यहाँ तक पूरा, उसमें से PC माइनस कर दें तो प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। PC का मतलब है यहाँ से आप ये PO ले लीजिए और ये इस वाली वैल्यू को PC को माइनस करोगे तो CO आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक ये पूरी वैल्यू ले लिया, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो इतनी जो बची वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें कहा गया था कि इसके लिए, तो ये दूरी जो थी हमारे पास बराबर हो गई। अब बटे IC ढूंढो, IC देखो एक और तरीका है, जो बिंदु पीछे लिखा वो P से साथ आगे लिख दो, जो आगे लिखा वो पीछे लिख दो, आसानी से बच जाएगा। चलिए IC देखते हैं, तो यहाँ से देखो P से IC, तो ये PC हो जाएगा और माइनस कितना PI हो जाएगा, क्योंकि दूरियां PC में। PF, ये PF से ऑलरेडी है ही, इसलिए कोई नहीं करना। FI यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या लिखोगे PI और माइनस कितना हो जाएगा
पी एफ, ये हो जाएगा। अब हमें चाहे तो इस फिगर को हम ऊपर लेके चले जाएं, क्योंकि इसमें देखो एक चीज़ और बना देते हैं। चलो इसको ऊपर फिगर को पहले लेके चले जाते हैं, फिर इसके बाद, क्योंकि इतने फिगर का हमें काम था और इसके बाद फिगर का आवश्यकता नहीं थी कि फिगर की आवश्यकता थी। ये फिगर आपको दिख रहा है अच्छे से। अब आइए इस क्वेश्चन पे। तो एक चीज आपको बताए थे, जो दूरियां होती है यहीं पे दूरियों का निशान लगा देते हैं कि वस्तु की दूरी को, तो ओ डैश वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे मापते हैं, आप जानते हो यू से मापते हैं, तो ये यू हो जाएगा। पीसी है, तो पीसी को अगर इसको लिखते हैं तो ये कितना वक्रता त्रिज्या है, इसलिए क्या होगा आर हो जाएगा। और आप देखिए पी आई है, तो ये प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी क्या होती है बी हो गई, और फोकस दूरी आ गया तो ये क्या होता है एफ होता है। तो ऐसे सभी दूरियां हमें मालूम है और इसी का प्रयोग करके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो कि अगर आप देखोगे इसमें लेते समय कि ये वैल्यू जो दी गई है पीओ का मतलब वस्तु की दूरी, तो आपने अभी देखा कि दर्पण के अपने कहा पी के बाएं ओर जितनी दूरियां वो निगेटिव होगी, पी के दाएं ओर जितनी दूरियां होगी वो पॉजिटिव होगी। तो चलिए तो हम नापते हैं दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से। अगर देखते हैं इसमें तो ये देखो पीओ लिखा हुआ है, तो पीओ का मतलब क्या होगा, पीओ बराबर वस्तु की दूरी से निगेटिव क्योंकि बाएं साइड था, और पीसी ये भी क्या हो जाएगा पीसी बराबर माइनस आर क्योंकि वक्रता त्रिज्या थी, पीएफ बराबर फोकस दूरी थी, तो ये भी निगेटिव होगी, आप माइनस एफ ले लीजिए। और फिर पीसी हमने लिख दिया, पी आई प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी ये भी देखो बाएं साइड बना हुआ था, अभी आपने सब दिखाए थे, और पी एफ बराबर और पी आई ये सब हो ही चुका। तो ये वैल्यू इसमें क्या कर दीजिए रखने पर, यानी रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, जब रखोगे इसमें वैल्यू पी ओ का मान माइनस यू हो जाएगा, पी सी का मान इसमें कितना माइनस आर है, और फिर बटे इधर आते हैं पी सी का मान माइनस आर और इसका पी आई का मान माइनस बी हो जाएगा। और फिर राइट साइड में देखिए पी एफ का मान माइनस एफ और नीचे आते हैं पी आई का मान माइनस बी हो जाएगा और इसका मान माइनस एफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए चिन्ह का, इसके बाद गुणा करा के सॉल्व कर दीजिए। तो इससे गुणा कराएंगे माइनस यू और माइनस माइनस क्या प्लस आर हो जाएगा, और माइनस आर होगा और प्लस कितना हो जाए बी हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये माइनस एफ हो गया और माइनस बी होगा और प्लस कितना एफ हो जाएगा। अब आप देखिए परंतु अभी यू बी एफ में निकालना है, लेकिन आर नहीं होना चाहिए। जब आर नहीं होना चाहिए तो एक संबंध अभी हमने पीछे बताया था लेक्चर में कि चूंकि आर बराबर कितना होता है, आपने पढ़ा था कि चूंकि आर बराबर एफ बराबर क्या पढ़े थे आर बाई टू, तो टू को इधर गुणा कराओगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2f हो गया। तो यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो माइनस यू प्लस 2f बाई माइनस 2f और प्लस b हो जाएगा। और यहाँ पर बढ़ते हैं माइनस f और ये हो जाएगा माइनस b प्लस f। अब आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाली वैल्यू इधर गुणा करा दीजिए और ये वाली वैल्यू इधर गुणा करा दीजिए। जब हम गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ, और इस तरफ जाएगा तो माइनस एफ होगा और माइनस 2f और प्लस कितना b हो जाएगा। चलिए गुणा कराइए, इसके साथ माइनस से माइनस गुणा कराओगे तो प्लस यू बी हो जाएगा, फिर इसके साथ गुणा कराएंगे माइनस 2fb होगा, f के साथ गुणा कराओगे माइनस uf हो जाएगा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो प्लस कितना 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस 2 के साथ गुणा कराओगे तो 2f स्क्वायर और माइनस हो जाएगा fb हो जाएगा। देखो ये वैल्यू सेम है, दिख भी रही है 2f ये सेम है, तो ये सेम होने के कारण इसमें कट जाएंगे, जब कट जाएंगे जो बचा उसको आप लिख दीजिए। तो ub हो गया और माइनस 2fb
माइनस एफ यू हो जाएगा बराबर माइनस एफ वी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो कहीं पर समान है एफ वी, इसको राइट साइड लेके जाइए तो ये हो जाएगा यू वी हो गया, और फिर देखो इसको और माइनस कितना यू एफ हो जाएगा, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, या दोनों को राइट साइड लेके चले जाते हैं, ये दोनों पहले उधर लेके चाहिए, जब इसको उधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2FB और माइनस FB हो जाएगा, ये निगेटिव है राइट साइड जाएगा, UF पॉजिटिव हो जाएगा। 2FB में से एक FB कम कर दीजिए, जब कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा UB बराबर कितना हो जाएगा FB और माइनस ये प्लस कितना UF होगा। अब आप इसमें क्या कर दीजिए UBF से भाग कर दो, UBF से भाग, जब भाग करेंगे तो कितना UV बटे कितना UVF, और इसमें भाग करेंगे FB बटा UVF हो जाएगा, और प्लस UF बटे UVF। तो चलिए जो कटता है उसको आप काट दीजिए, जब हम काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा FB, तो ये कितना है FU, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, यहाँ पर देखो FB है ये इससे कट गया, UB है UB कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, आप ध्यान से देखिए कि इसमें बचा 1/F और इस साइड बचा 1/U और यहाँ पर कितना 1/V। तो हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर इसको लेफ्ट साइड में ऐसे पलट दे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/B और प्लस 1/U बराबर 1/U। यही क्या है दर्पण का सूत्र, यानी यही क्या है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का सूत्र है। इसमें आपने एक चीज जरूर देखा कि U हो चाहे B हो चाहे F हो, सभी दूरियां क्या होती है निगेटिव होती है। तो अवतल दर्पण में याद रखना कि सभी दूरियां निगेटिव चाहे साइन के साथ क्या करती ली जाती है। तो आपको सेम ऐसे फॉर्मेट में इसको प्रूव्ड करना था, तो ये भी है पेपर में क्लास 10th में आप नहीं पढ़ के आए थे, क्लास 12th में आप में हैं, तो इसलिए इसको हमें प्रूव करना था। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इसको हमने प्रूव्ड किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने इस सूत्र को प्राप्त किया। तो इसको हमेशा याद रखना कि ऐसे प्राप्त किया जाता है। एक बार आप डेरिवेशन इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आसानी से फाइंड कर लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। अगर नए व्यूअर हैं तो आपको इसी प्लेलिस्ट के नीचे, यानी इसी वीडियो के नीचे आपको एक प्लेलिस्ट में मैथ और फिजिक्स की दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैथ्स में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा आपको दिलाया गया, कैसे उसका मेथड भी अच्छे से समझाया गया, उसको आप देख के आसानी से पढ़ सकते हो। और इसके जो और चैप्टर्स पढ़ाए गए उसको भी आप देख के आसानी से पढ़ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।